तो यहाँ तक हमने देखा फ्रेंड्स, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, या फिर आप कह लीजिए एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी किसी भी मीडियम की। सॉलिड के केस में क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स और मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स आपके किसकी वजह से होंगे, उसे आप फोनोन्स भी कह सकते हो, लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स फोनोन्स भी कह सकते हो। तो यही दो कारण रहते हैं सॉलिड के केस में कंडक्शन का। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या सीखा, हमने देखा मेटल्स के केसेस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, यानी कि उनका अल्फा नेगेटिव आता है। नॉन मेटल्स के लिए जो के है, जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बढ़ती है, यानी कि उनका अल्फा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और के जो है वो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहेगी फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है ना तो पॉइंट के साथ साथ बदले, ना किसी डायरेक्शन में बदले, और ना ही पॉइंट टू पॉइंट वेरी करे, इनका अल्फा जो रहता है वो रहेगा 0। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर मेटल्स के लिए जो मैंने मेंशन किया था, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो थर्मल कंडक्टिविटी है मेटल की डिक्रीज करेगी, नॉन मेटल्स की इंक्रीज करेगी। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन गैसेस, गैसेस के केसेस में कैसे कंडक्शन का फिनोमिना होता है। देखिए ये है आपकी हॉट प्लेट, यानी कि आपकी ज़्यादा टेम्परेचर पे है, ये है आपकी कोल्ड प्लेट, और इसे आपने यहाँ से कर दिया है इंसुलेट कर दिया, कोई भी हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, 3/2 KT के, वेयर के क्या है यहाँ पर, के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी क्या है, टी इज़ द अब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पर गैसेस में किस तरह से होता है, देखिए यहाँ पर जो आपके हाई टेम्परेचर रीजन में होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो रैंडम मोशन बढ़ने लग जाएगा, वहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे और अपनी हीट को एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए इन हायर टेम्परेचर रीजन जो मॉलिक्यूल्स हैव हायर वेलोसिटी एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर रीजन मॉलिक्यूल्स, जहाँ जिस रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिस रीजन में टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पर देखिए if a molecules moves from high temperature region to lower temperature region, it transports kinetic energy to the lower temperature region. Collision enhances this energy transfer. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और वो क्या करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे। अब गैसेस के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए गैसेस के केस में जो कंडक्शन होगा वो होगा रैंडम मोलिकुलर मोशन की वजह से। रैंडम मोलिकुलर मोशन कह लीजिए डिफ्यूजन प्लस कोलिजन भी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, और डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होना। तो गैसेस में कंडक्शन का फिनोमिना डिफ्यूजन और कोलिजन की वजह से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो है आपकी 3/2 KT, वेयर के इज़ द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, और ये हो गया 3/2 KT। तो हाफ से हाफ आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो mv स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3 KT के बराबर हो जाएगा, और v स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 KT डिवाइडेड बाय m, और स्क्वायर रूट हटाओगे तो आपके पास v इज इक्वल टू में 3 KT डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रैंडमनेस, अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो हीट कंडक्शन रेट बढ़ेगा, हीट कंडक्शन रेट बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आपका टेम्परेचर गिवन है, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर आपको दे दिया जाए, अगर मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, मास बेसिकली किसका, गैस का मोलिकुलर वेट, यहाँ पर गैस का मोलिकुलर वेट अगर वो बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा, अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर m बढ़ाया जाए तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन बार बार जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, एयर है, हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट सबसे कम होता है, हीलियम का उससे ज़्यादा, और एयर का जो 29 के करीब होता है उसका ज़्यादा होता है। तो अगर मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, जैसे कि ऊपर का रिलेशन हमने देखा है, अगर मोलिकुलर वेट की वैल्यू बढ़ती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगा तो जो रैंडमनेस है वो कम हो जाएगी, हीट कंडक्शन रेट कम हो जाएगा,
थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी इन केस ऑफ गैसेस, आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जो आपके पास हाइड्रोजन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, हीलियम की उससे थोड़ी सी कम, एयर की उससे भी कम। यहाँ पर देखिए एक मेंशन किया गया एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर वेपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है 0.0251 वोट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पर देखिए एयर की होती है 0.26, एयर की कितनी है यहाँ पर देखिए मेंशन किया है, हाइड्रोजन की होती है 0.18, हीलियम की होती है 0.152 और एयर की वैल्यू होती है 0.026। आपको सिर्फ एयर की थर्मल कंडक्टिविटी याद रखनी है, ये आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए वाटर वेपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.0251 और एयर की है 0.026, यानी कि वाटर वेपर की थर्मल कंडक्टिविटी एयर की थर्मल कंडक्टिविटी से कम है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ पर देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पर लिया और जबकि ये आपने सिर्फ 300 केल्विन पर लिया, तो वाटर वेपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो क्या पता लगा, हायर द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस लोअर विल बी द वेलोसिटी, लोअर विल बी द डिफ्यूजन एंड कोलिजन, हैंस लोअर विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मोलिकुलर वेट गैस का कम होगा तो अगर मोलिकुलर वेट गैस का कम होगा सॉरी यहाँ पर अगर मोलिकुलर वेट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसमें डिफ्यूजन कम होगा, कोलिजन कम होगा, हैंस लोअर विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर के कम करने से थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी गैसेस के लिए। यहाँ पर देखिए इन जनरल अगर हम बात करते हैं, जनरली गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट की अच्छी कंडक्टर्स नहीं होती गैसेज। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेज, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, लीडिंग टू इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस। हाफ एम वी का स्क्वायर 3/2 KT के इक्वल, और वेलोसिटी किसके बराबर आई थी 3 KT डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पर देखिए अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती है तो आपका टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सिंपल सा रीज़न निकल कर आया हमारे पास। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ भी ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर देखिए ये है टेम्परेचर ग्राफ, ये है टेम्परेचर, इस एक्सिस पर टेम्परेचर है और इस एक्सिस पर है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, हीलियम की उससे थोड़ी सी कम और एयर की उससे भी कम, एयर की 0.026, हीलियम की 0.152 और हाइड्रोजन की 0.18। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट सबसे कम है, उससे ज़्यादा हीलियम मोलिकुलर वेट हीलियम को हो जाता है, इसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो गई, और एयर की उससे भी कम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस की इंक्रीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, MSQ में आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में। अब देखिए बात करते हैं गैसेस की, बात कर ली, अब बात करते हैं लिक्विड्स के केसेस में। लिक्विड में क्या होगा, जो मोलिकुलर कंडीशंस होती है एसोसिएटेड विद लिक्विड स्टेट्स आर मोर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, इनकी कंडीशंस को डिस्क्राइब करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिजिकल कंडीशंस फॉर एक्सप्लेनिंग द कंडक्शन रेट आर नॉट वेल अंडरस्टूड, हम फिजिकल कंडीशंस इनके बेसिस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कंडक्शन का फिनोमिना इन केस ऑफ लिक्विड्स। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है नॉन मेटेलिक लिक्विड्स की जनरली डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो नॉन मेटेलिक लिक्विड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक लिक्विड्स, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन वाटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन केस भी दिया है, वाटर एंड ग्लिसरीन आर नोटेबल एक्सेप्शंस। वाटर और ग्लिसरीन एक ऐसे हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ती है और उसके बाद डिक्रीज करती है, लेकिन बाकी जितने भी नॉन मेटेलिक लिक्विड्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ दिखाया गया है, जो थर्मल कंडक्टिविटी देखिए वाटर के लिए 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पर 0.613 और 400 केल्विन पर 0.688, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई और उसके बाद डिक्रीज कर गई। यहाँ पर देखिए आइस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी होती है 2.2, वाटर एट 300 केल्विन, वाटर के लिए कितनी होती है 0.612 वाट पर मीटर पर केल्विन, और यहाँ पर
वाटर वेपर के लिए ये 0.0251 कर लीजिए, 0.0251, ये 0.251 नहीं है, 0.0251 आएगी यहाँ पर। तो सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैस। जनरली ये ऑर्डर रहता है कि सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की होगी एंड देन गैस की थर्मल कंडक्टिविटी होती है। यहाँ पर देखिए इन लिक्विड्स, लिक्विड मर्क्यूरी हैज़ मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। लिक्विड्स के केस में जो मर्क्यूरी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड मेटल सच एज लिक्विड मर्क्यूरी हैज़ वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हेंस दे आर यूज्ड इन हाई हीट फ्लो रेट ऑपरेशन सच एज न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी वजह से इन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे जो थर्मल कंडक्टिविटी मर्क्यूरी की होगी वो होगी 8.43 वॉट पर मीटर पर केल्विन। अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। नाउ कन्वेक्शन होता क्या है बेसिकली, देखिए कन्वेक्शन इज बेसिकली मोलिकुलर एक्टिविटी प्लस मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन। मोलिकुलर एक्टिविटी क्या होता है, मोलिकुलर एक्टिविटी होता है कंडक्शन, और मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन को कहा जाता है एडवेक्शन। तो कन्वेक्शन बेसिकली आपका क्या होगा, कंडक्शन प्लस एडवेक्शन, दैट इज बेसिकली कन्वेक्शन। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन बेसिकली क्या है, एक मोड है हीट ट्रांसफर का विच इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मोलिकुलर एक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन। यहाँ पर एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा मोलिकुलर एक्टिविटी की वजह से भी होगा, और एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन की वजह से भी होगा। मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन मतलब पूरा का पूरा पार्टिकल, पूरा का पूरा फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा, और मोलिकुलर एक्टिविटी कंडक्शन भी होगा। तो कन्वेक्शन बेसिकली कंडक्शन प्लस मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन, जिसे एडवेक्शन कहते हैं, दोनों की वजह से होता है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो डेंसिटी कम होती है। जैसे आपके पास वो इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू में mRT, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास P इज इक्वल टू में ρRT, और यहाँ से आपके पास डेंसिटी जो निकलती है, डेंसिटी निकलती है P अपॉन में RT। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकलता है, P अपॉन में RT। टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर देखिए कन्वेक्शन का फिनोमिना समझिए। यहाँ पर देखिए ये आपके पास एक बीकर टाइप या बकेट टाइप कुछ भी हो गया, नीचे हमने बर्नर लगा दिया। तो यहाँ पर होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स, जो मॉलिक्यूल्स है ये वाले मॉलिक्यूल्स हीट गेन करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर गेन करने से इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर चले जाएंगे, ऊपर। तो यहाँ पर फ्लूइड के पार्टिकल्स का, यहाँ पर वाटर का बेसिकली, अगर ये वाटर है तो यहाँ पर वाटर का बेसिकली मोशन हो रहा है, बल्क मोशन हो रहा है, कि जो नीचे के मॉलिक्यूल्स है वो हल्के होकर ऊपर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस वाली लाइन को देखिए ज़रा, इस वाली लाइन को, यहाँ पर क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल इसे हीट देगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसे हीट देगा। तो यहाँ पर कंडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पर कन्वेक्शन का फिनोमिना भी हो रहा है। तो मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन भी हो रहा है और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी हो रहा है। लेकिन सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में बर्नर ऊपर से लगाया गया है, बर्नर ऊपर से लगाया गया, तो यहाँ से हीट मिल रही है। अब यहाँ के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होगी, लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल्स अब कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि ये हल्के हो चुके हैं। हल्के होकर इन्हें ऊपर जाना था, ऊपर से ये बंद है, नीचे ये जाएंगे नहीं क्योंकि इनकी डेंसिटी कम है। और जो कंडक्शन होगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स है इनमें हीट का ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, जो लैटिस वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से होगा। ठीक, तो यहाँ पर कंडक्शन का फिनोमिना होगा। तो यहाँ पर कन्वेक्शन के केसेस में क्या होता है, कोई भी अगर कंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है तो वहाँ पर कन्वेक्शन तो होगा ही होगा। एडवेक्शन नहीं है तो यहाँ पर इस केस में एडवेक्शन जीरो हो गया। यहाँ पर कंडक्शन भी लग रहा है और एडवेक्शन भी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो कन्वेक्शन होता है वो कंडक्शन प्लस एडवेक्शन दोनों की वजह से होता है। इफ़ देयर इज़ नो मैक्रोस्कोपिक बल्क मोशन, उस केस में एडवेक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कंडक्शन है वो कन्वेक्शन के बराबर आ जाएगा। अब जो कन्वेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, वो दो तरह का होता है, एक होता है फ्री कन्वेक्शन, एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका कोई भी आप मटेरियल उठा सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई भी हवा इसके कॉन्टैक्ट में आती है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, PV इज इक्वल टू में mRT, तो प्रेशर इज इक्वल टू mRT अपॉन में V, तो प्रेशर इज इक्वल टू में ρRT, और रो इज इक्वल टू P अपॉन RT। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो
तो यहाँ पर देखिए अगर आप किसी भी गरम गरम चीज़ के कांटेक्ट में हवा आती है तो हवा जो है वो हीट गेन करके हल्की हो जाएगी, उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो वो हवा ऊपर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कन्वेक्शन का फिनोमिना देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं फ्री कन्वेक्शन। और अगर आप यहाँ पर एक साइड में फ़ैन रख देते हो, फ़ैन के थ्रू आप हवा ब्लो कराते हो और इस चीज़ को जल्दी ठंडा कराते हो, तो इस केस में जो कन्वेक्शन का फिनोमिना होगा वो फोर्स कन्वेक्शन होगा। आपने एक एक्सटर्नल पंप आपने एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प ली है, तो यहाँ पर ये फोर्स कन्वेक्शन कहलाएगा। अब देखिए, if the fluid motion takes place due to density difference then the type of convection is known as free or natural convection, उसे हम free या natural convection कहेंगे। if the fluid motion is caused by external agency like fan, blower, then this type of convection is known as force convection, इसे हम force convection कहेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, बेसिकली गैसेज में क्या होता है, रैंडम मोलिकुलर मूवमेंट होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। कन्वेक्शन बेसिकली कंडक्शन प्लस एडवेक्शन होता है। कन्वेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है फ्री कन्वेक्शन, एक होता है हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पहली बात इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्यों कहा गया, देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये आपकी प्लेट है, यहाँ पर क्या है, ये आपकी एक प्लेट है जिसका टेम्परेचर T वोल है और सराउंडिंग की जो हवा आ रही है उसका टेम्परेचर है T इन्फिनिटी। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एरिया है, कॉन्टैक्ट एरिया हवा का और इस प्लेट का, वो कॉन्टैक्ट एरिया हो गया A। तो यहाँ पर अगर वोल का टेम्परेचर इन्फिनिटी से ज़्यादा होगा, वोल का टेम्परेचर, तो हीट जो है वो हवा में जाना शुरू कर देगी। तो ये जो वोल है वो ठंडी, ये जो प्लेट है वो ठंडी होगी, उसे हम बोलेंगे कूलिंग ऑफ द प्लेट। लेकिन अगर वोल का इसका जो टेम्परेचर है, जो हवा का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो, तो उस केस में प्लेट गर्म होना शुरू कर देगी, हवा से हीट प्लेट में आना शुरू कर देगी, तो इसे हम हीटिंग ऑफ प्लेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो ऊपर लो है इसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही क्यों कहा, इसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग क्यों नहीं कहा। इसे ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट कॉपर की स्फेरिकल बॉल्स की कूलिंग करने के लिए परफॉर्म किया गया था। तो इसलिए हम इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था कॉपर की स्फेरिकल बॉल्स की कूलिंग करने के लिए किया गया था। अब ये लॉ है क्या बेसिकली, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लेट का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर वोल का टेम्परेचर, इसका प्लेट का टेम्परेचर जाता है तो टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी। ये डब्ल्यू क्या शो कर रहा है, डब्ल्यू बेसिकली वोल शो कर रहा है, बाउंड्री शो कर रहा है, इस प्लेट की बाउंड्री का टेम्परेचर। और अगर टी इन्फिनिटी ज़्यादा है तो उस केस में प्लेट की हीटिंग हो जाएगी, तब टेम्परेचर डिफरेंस होगा टी इन्फिनिटी माइनस टी डब्ल्यू। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो हीट फ्लक्स कन्वेक्ट होगा कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। हीट फ्लक्स यानी कि वोट पर मीटर स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू डेल्टा टी के। अब यहाँ पर एरिया, ये जो अगर हम टोटल हीट निकालना चाहे, टोटल हीट एरिया होता है W मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये हो जाएगी इसकी W विड्थ और ये हो जाएगी इसकी लेंथ। इसको मल्टीप्लाइड करते हो तो आप क्या निकाल लोगे, इसका एरिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे कन्वेक्शन के थ्रू हीट निकालना है। मैं एक स्मॉल सा एरिया लेके चलता हूँ, स्मॉल एरिया जिसकी विड्थ, जिसका एरिया DA है, यहाँ पर इसकी विड्थ है DX। टेम्परेचर डिफरेंस मेरा सेम रहेगा कितना, जो भी वॉल का और इन्फिनिटी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। देखिए प्लेट की इस एज को जहाँ से हवा कॉन्टैक्ट में आई है वो होती है लीडिंग एज, और जो लास्ट पॉइंट है उसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग एज। यहाँ पर इसकी टोटल लेंथ है L, इस प्लेट की टोटल लेंथ हो गई L। यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटी सी विड्थ ले ली dx टाइप की, तो यहाँ पर देखिए जो qx होगा इस छोटे से एरिया के लिए, इस छोटी सी विड्थ के लिए, वो हो जाएगा hx डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनल को आप हटाते हो ना तो आप लगाते हो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट hx। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए तो क्यू एक्स डॉट इज इक्वल टू में एच एक्स डेल्टा टी डी ए। अगर ये होगा आपका एच एक्स होगा लोकल हीट ट्रांसफर कफिशिएंट, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हीट ट्रांसफर कफिशिएंट। अगर आप एवरेज निकालते हो एवरेज, तो उसे हम लिखाते हैं एच बार से, एच बार ए डेल्टा टी, ये आपको टोटल हीट फ्लक्स देगा, इसे हम एवरेज हीट ट्रांसफर कफिशिएंट बोलते हैं। कन्वेक्शन में हमें यही करना है, हमें रिलेशन निकालना है एच बार और एच एक्स के बीच का, यही हम कन्वेक्शन के अंदर पढ़ते हैं।
अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म कंडक्टिविटी। फिल्म कंडक्टिविटी बेसिकली होता क्या है, एच बार को ही फिल्म कंडक्टिविटी कहा जाता है। इसी का ही एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का ही दूसरा नाम होता है फिल्म कंडक्टिविटी। चलिए, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज समटाइम्स रेफर्ड एज फिल्म कंडक्टिविटी। अब इसकी यूनिट एंड डायमेंशन देखिए, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट कैसे निकलेगी, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू में एच बार ए डेल्टा टी। यहाँ से एच बार की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन में ए डेल्टा टी। क्यू की यूनिट है वॉट, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर हो गया डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप चाहे डिग्री सेल्सियस में यूज़ करो चाहे केल्विन में, बात एक ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक रेशो निकाली जाती है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, जो होता है आपका के बाय एच। बच्चे गलती कर देते हैं, एच बाय के लिख देते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता। तो देखिए जो रेडियस है ना उसकी यूनिट मीटर आएगी, तो के अपॉन एच बार, जब आप के अपॉन एच बार करते हो तो यहाँ पर देखिए के की यूनिट हो गई वोट पर मीटर पर केल्विन, एच बार की यूनिट हो गई वोट अपॉन में मीटर स्क्वायर पर केल्विन, वोट अपॉन में मीटर स्क्वायर केल्विन। तो इसको जब आप करते हो तो यहाँ से आपका मीटर निकल कर आता है। तो के अपॉन एच आपके पास क्या बनेगा, एम बनेगा, यानी कि मीटर बनेगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए किस तरह निकालेंगे, तो एच बार क्या था, क्यू अपॉन में एरिया डेल्टा टी। तो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, क्यू कैसे निकलेगा, डी क्यू बाई टी। इसका फॉर्मूला निकल जाएगा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन में टी। तो ये हीट का, ये मैंने पहले भी बताया आपको हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर हीट फ्लो रेट है ये एम एल टू टी माइनस थ्री, एरिया का हो जाएगा एल टू और टेम्परेचर डिफरेंस का थीटा। तो यहाँ से एच बार का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम एल माइनस थ्री थीटा इनवर्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके एमएसक्यू में भी पूछा जा सकता है ये। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये आपकी एक प्लेट है, यहाँ पर प्लेट, यहाँ से आपके पास बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट आता है। यहाँ से आपके पास स्ट्रीम आ रही है, फ्लूइड की स्ट्रीम, ये एयर की स्ट्रीम हो सकती है, वाटर की स्ट्रीम हो सकती है, जिसकी वेलोसिटी है यू इन्फिनिटी और टेम्परेचर है टी इन्फिनिटी। अब जैसे कि नो स्लिप कंडीशन होता है, नो स्लिप कंडीशन में क्या होगा, जो सरफेस के साथ वाली जो लेयर होगी ना फ्लूइड की, वो सरफेस के साथ चिपक जाएगी, वहाँ पर वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, जिसे नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। और जैसे धीरे 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 आप ऊपर जाते जाओगे, वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी ये यू इन्फिनिटी आ रही है। तो जितने डिस्टेंस के बाद, अप्रोक्स 99.99% डिस्टेंस के बाद जो हो जाती है वेलोसिटी, जितनी की फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी, तो उसे हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेम ऐसे ही टेम्परेचर में भी होता है। टेम्परेचर जो वॉल का टेम्परेचर है वो है ज़्यादा, फ्लूइड का टेम्परेचर कम, तो जो लेयर बिल्कुल इस प्लेट के साथ होगी उसका टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा जितने की इस प्लेट का टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर है वो धीरे 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 घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और एक टाइम जितना इसका टेम्परेचर टी इन्फिनिटी था उतना ही हो जाएगा। तो जब तक, जितने डिस्टेंस तक ये टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाता है, ये होता है बाउंड्री, ये जो होगी थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर यहाँ पर आता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टी वॉल जो है वो ग्रेटर दैन टी इन्फिनिटी है, के एस एंड के एफ टेम्परेचर प्रोफाइल डेल्टा टी यहाँ पर दिखाई गई है। नो टेम्परेचर जंप जंक्शन, यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं है टेम्परेचर का, ठीक। और हम लेके चल रहे हैं पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अब देखिए ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। देखिए अगर कोई स्टेशनरी फ्लूइड लेयर है, स्टेशनरी फ्लूइड लेयर में क्या होगा, देखिए यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं, y इज इक्वल टू जीरो, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर हीट फ्लक्स 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, तो जितना कंडक्शन होगा उतना ही कन्वेक्शन होगा एट द बाउंड्री सरफेस, यही यहाँ पर मैंशन किया गया है। देखिए जो हीट फ्लक्स कंडक्टेड थ्रू द स्टेशनरी लेयर वो किसके बराबर होगा, हीट फ्लक्स कन्वेक्टेड बाय द मूविंग फ्लूइड। मूविंग फ्लूइड जितना कन्वेक्ट करेगा वो उतना ही कंडक्ट होगा स्टेशनरी मीडियम के अंदर एट द बाउंड्री। तो इसका कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डी टी बाई डी एक्स। लेकिन अगर आप हीट फ्लक्स ले रहे हो तो एरिया हट जाएगा, तो आपका के एफ करली डी टी बाई डी वाई एट द बाउंड्री, यानी कि वाई इक्वल टू जीरो, ये कन्वेक्शन के बराबर होगा एच डेल्टा डी। जितना कंडक्ट हुआ है उतना ही कन्वेक्ट हुआ, तो यहाँ से आप एच एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनस का के एफ डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो अपॉन में डेल्टा डी। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की आप वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। अब ये कुछ वैल्यूज़ दी गई है, ये आपको याद नहीं रखनी फ्रेंड्स, जनरली बस डेटा देख लीजिए कि जनरली जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू, जो एच बार ए डेल्टा टी का फॉर्मूला एच बार, वो कहाँ तक है, वेरियस केसेस, ये गैसेस के लिए, ये लिक्विड्स के लिए। अगर फ्री कन्वेक्शन की बात की जाए तो 2 से 25 गैस के लिए,
फोर्स कन्वेक्शन की बात की जाए तो 25 से 250, और अगर फेस चेंज हो रहा हो तो उस केस में 2500 से 1 लाख के करीब होती है। और लिक्विड के केस में फ्री कन्वेक्शन के लिए 50 से 1000, फोर्स कन्वेक्शन के लिए 100 से 20,000 की वैल्यू होती है। फ्री कन्वेक्शन बाय गैसेज यहाँ पर मिनिमम एच बार देती है। जो गैसेज में होता है ना, गैसेज में फ्री कन्वेक्शन होगा तो सबसे कम आपको एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मिलता है। फोर्स कन्वेक्शन बाय लिक्विड, उसमें आपको एच बार मैक्सिमम मिलता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द फेज ऑफ द लिक्विड, गैस है या लिक्विड है, एंड टाइप ऑफ कन्वेक्शन। जो आपका एच बार है वो आपका किसी भी मीडियम के लिए फिक्स नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी मीडियम की। अगर फ्री कन्वेक्शन होगा तो एच बार की वैल्यू कम होगी, फोर्स कन्वेक्शन होगा तो एच बार की वैल्यू ज़्यादा होगी। गैसेस के लिए फ्री कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन की वैल्यू कम होती है, लिक्विड्स के लिए इस कन्वेक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर फोर्स कन्वेक्शन इज मच मोर देन एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर फ्री कन्वेक्शन। फोर्स के केस में आपको एच बार ज़्यादा मिलता है, फ्री के केस में आपको ये कन्वेक्शन कम मिलता है। अब बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की। ये अभी हम फ्रेंड्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के। इसके बाद हमें इन्हें डिटेल में भी पढ़ना है, जहाँ से हमसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी बॉडी अगर 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर होती है तो वो अपने अंदर से वेव्स एमिट करती है, वो अपने अंदर से वेव्स जनरेट करती है, जिसकी वेवलेंथ 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर रहती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के फिनोमिना को होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो थर्मल रेडिएशन होता है उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिप्रेजेंट प्रोपगेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटोन्स ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो प्रोपगेट करती है, इनके अंदर से क्या हो रहा है, ये बेसिकली कलेक्शन है डिस्क्रीट पैकेट्स का, एनर्जी फोटोन्स का। और ये किस वजह से होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो एटम और मॉलिक्यूल है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज आता चला जाता है। थर्मल रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड बाय द बॉडीज। कोई भी बॉडीज होगी 0 केल्विन से ऊपर की होगी तो उसके अंदर से थर्मल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन होता चला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए यहाँ पर थर्मल रेडिएशन की। एवरी मैटर हैविंग टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन एमिट्स थर्मल रेडिएशन। कोई भी मैटर जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा वो अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन एमिट करता है। थर्मल रेडिएशंस हैव वेवलेंथ रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। जो थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होती है। वाइल द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया कंडक्शन और कन्वेक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। जो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जो फिनोमिना है उन्हें होने के लिए मटेरियल की मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो रेडिएशन होता है डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेडिएशन इज़ द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच कैन टेक्स प्लेस इन एब्सोल्यूट वैक्यूम। रेडिएशन आपका वैक्यूम में भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि आपके पास गामा रेज होती है, गामा रेज जो होती है ये सारी की सारी वेवलेंथ ये माइक्रोमीटर में दी गई है, माइक्रोमीटर में। इसकी रेंज रहती है आपके पास 10⁻⁻5 से 10⁻⁻4। जो आपके पास एक्स रेज है उनकी रेंज होती है आपके पास यहाँ इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट होगा 10⁻⁻2 से माइनस, ये आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 से आपके पास हो जाएगी दिस रीजन, जो आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं है। देखिए आपके पास जो थर्मल रेडिएशंस होती है ना वो इस रीजन के अंदर होती है, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। इस रीजन में थर्मल रेडिएशन में आपके पास इंफ्रारेड, पूरी की पूरी इंफ्रारेड आएगी, आपके पास विजिबल लाइट आएगी और कुछ पार्ट आपका अल्ट्रा वायलेट का भी आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपका थर्मल रेडिएशन होता है ना वो कुछ पार्ट उसमें यूवी रेज होता है, पूरा का पूरा विजिबल लाइट होगा और कुछ उसमें इंफ्रारेड होगा। तो आपको देखिए ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान में रखना है जो सोलर रेडिएशंस होगी वो होगी आपकी 0.3 से 3.4 माइक्रोमीटर में है ये आपकी। तो इसमें कुछ पार्ट यूवी का होता है जिसमें 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर, 0.3 से 0.4 देखिए मेंशन है, इतनी आपकी यूवी पार्ट होता है। कंप्लीट विजिबल जो कि 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, एंड इंफ्रारेड का पार्ट आता है 0.7 से 3.4। बस इतना पार्ट रहता है, ये आपका थर्मल रेडिएशंस का पार्ट होता है।
अब बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की। देखिए जो सॉलिड के लिए है उसके लिए हमने कंडक्शन का लॉ पढ़ा, कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ पढ़ा। जो कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के लिए हमने बेसिक जो आपका कंडक्शन होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, कंडक्शन के लिए फोरियर्स लॉ हमने पढ़ा। जो कन्वेक्शन है उसके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, और जो आपका रेडिएशन होता है उसके लिए लगता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ दिया था देखिए जोसेफ स्टीफन 1879 में और लिडविग बोल्ट्जमैन ने 1884 में। थ्योरेटिकली इस स्टीफन ने दिया था, बोल्ट्जमैन ने उसे ये प्रूव करके दिखाया था, बोल्ट्जमैन ने थ्योरेटिकली उसे प्रूव करके दिखाया था। जो ब्लैक बॉडी होती है, जो लॉ दिया था, जो ब्लैक बॉडी होगी वो अपने अंदर से हीट फ्लक्स रेडिएट करेगी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T4 के बराबर होगा। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, और प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो सिग्मा लग जाएगा, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इस सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 5.67 × 10⁻⁻8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4। तो यहाँ पर ये क्यू डॉट क्या है, हीट फ्लक्स रेट, यानी कि क्यू डिवाइडेड टोटल हीट डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर देखिए दिस लॉ वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय जोसेफ स्टीफन 1879, while 1884 it was theoretically verified by Ludwig Boltzmann. According to Stephen Boltzmann law, जो आपकी थर्मल रेडिएशन हीट फ्लक्स होगा emitted from the black body is proportional to 4th power of the absolute temperature। तो Q डॉट किसके बराबर होगा, Q डॉट होगा आपका सिग्मा A T की 4। यहाँ पर देखिए सिग्मा A T की 4, ये ब्लैक बॉडी के लिए ध्यान में रखिए, ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पर सब मेंशन है। देखिए वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 × 10⁻⁻8 वोट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की 4। ए रिप्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, एंड टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, आपको टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है। सिंस द वैल्यू ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, जो सिग्मा की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। तो आपका जो रेडिएशन का जो फिनोमिना है वो तभी सिग्निफिकेंट होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा हाई होगा तभी वो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए यहाँ पर हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट फ्लू गैसेज एंड रिफ्रैक्टरी ब्रिक इज डोमिनेटेड बाय थर्मल एडिशन। तो हॉट फ्लू गैसेज के बीच में या रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होती है वहाँ पर थर्मल एडिशन होगा, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए दो बॉडी मेंशन है, यहाँ पर दो बॉडी मेंशन है, एक ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर है T, दूसरी ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर है 2T। तो यहाँ पर हीट फ्लक्स रेट Q डॉट है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 टाइम्स, यहाँ पर टेम्परेचर डबल है तो इसका 16 टाइम्स हो गया। 16 टाइम्स कैसे आया, देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर में 4, तो इनकी रेशियो कीजिए इसकी Q डैश अपॉन में Q T डैश 4 T4। तो यहाँ से अगर ये टेम्परेचर 2 टाइम्स ये डबल हो गया है तो इसकी 4th पावर बढ़ जाएगा, 4th पावर बढ़ जाएगा यानी कि 2 की पावर 4 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। जितना हीट फ्लक्स इस केस में होगा उसका 16 गुना टाइम्स इतना हीट फ्लक्स यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या सीख लिया, हमने देखा तो डेल्टा एक्स, अगर आपने किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे हीट ट्रांसफर कफिशिएंट HX जो कि लोकल हीट ट्रांसफर कफिशिएंट लेता है उस केस में आपका HX DA डेल्टा T लग जाएगा, और आपका एवरेज हीट ट्रांसफर कफिशिएंट आ जाएगा किस केस में, जब आपको टोटल हीट निकालनी है। जो वेवलेंथ रहती है 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर रहेगी, आपकी थर्मल रेडिएशन की जो वेवलेंथ रहेगी। ब्लैक बॉडी के लिए जो रूल लगता है वो Q डॉट इज इक्वल टू में सिग्मा A T की 4 लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसके अंदर 10 वोट की एनर्जी डाली जा रही है, 3 वोट की एनर्जी इसकी 6 वोट में कन्वर्ट हो चुकी है और 7 वोट की बाहर निकाल दी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर जो 10 की एंट्री की है 7 चला गया और 3 का इसके में इंक्रीमेंट हो गया, टोटल किसके बराबर आया, ये 6 के। मतलब क्या हुआ कि इनपुट माइनस आउटपुट प्लस Q जनरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन एनर्जी ES। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये आपके बहुत काम आएगा। Q इनपुट माइनस Q आउटपुट, चेंज इन थर्मल एनर्जी माइनस Q जनरेशन। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आपके सारे न्यूमेरिकल्स यहीं से सोल्व होंगे। QI डॉट रेट एट विच हीट इज कमिंग इन, किस रेट से एंटर करती है रेट। QO डॉट क्या है, किस रेट से बाहर जा रही है हीट। यहाँ पर देखिए ES क्या है, यहाँ पर ES शो करता है रेट एट विच थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज
चेंजिंग। तो यहाँ पर देखिए एक मीडियम है आपका जिसकी थर्मल एनर्जी कम है, दूसरा है इसका थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, तो T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 होगा। अगर आपके सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर सिस्टम की जो एनर्जी है फ्रेंड्स वो डिक्रीज़ कर रही है, चेंज इन एनर्जी जीरो नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है। और अगर सिस्टम की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो उस टाइम पर टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के लिए। जिस स्टेडी स्टेट मतलब क्या कि प्रॉपर्टीज़ वक्त के साथ ना बदले, उस केस में जो ये ES होता है ना वो ज़ीरो आ जाता है। न्यूमेरिकल्स में हम इसे देखेंगे। अब ये बात आ रही है जनरेशन की कि ये क्यू जनरेशन, ये हीट जनरेशन हो कहाँ से रही है, ये कहाँ से जनरेट हो सकती है। क्यू जनरेशन बेसिकली क्या है, रेट एट विच वन काइंड ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। एक एनर्जी थर्मल में कन्वर्ट हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप करंट भेजते हो, रेसिस्टर लगा हुआ है, तो H इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, H इज इक्वल टू में I²RT। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हीट जनरेट हो जाती है। तो करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दूसरी क्यू जनरेशन कहाँ से हो सकती है, दूसरी जनरेशन हो सकती है जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वो आपके पास जो न्यूक्लियर एनर्जी होगी वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सोर्सेज है क्यू जनरेशन के, हीट जनरेट होने के। यहां पर देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ रेट ऑफ हीट जनरेशन, थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ से अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वहाँ से थर्मल एनर्जी जनरेट हो सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, एटम्स के टूटने से, न्यूक्लियस के टूटने से एनर्जी जनरेट हो सकती है। थर्मल एनर्जी जनरेट ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ कंक्रीट, जैसे आपके पास वाइट वॉश होता है ना, वाइट वॉश को अगर आप पानी में ऐड करते हो तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वहाँ पर कंक्रीट की सेटिंग हो रही होती है, तो वहाँ से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये भी आपका कारण बनता है हीट जनरेशन का। तो रेट ऑफ थर्मल एनर्जी, यहाँ पर देखिए रेट ऑफ थर्मल एनर्जी हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम क्यू डबल डॉट से दिखाते हैं, क्यू डबल डॉट से, तो क्यू डबल डॉट क्यू जी डॉट अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि जनरेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम 3 डायमेंशनली लेके चलते हैं कि जो बॉडी जनरेट हो रही है ना वो 3 डायमेंशनली हो रही है, तो इसलिए हम उसे टोटल हीट निकालने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर हमें टोटल हीट जनरेशन निकालना है तो मल्टीप्लाइड करते हैं वॉल्यूम से। देखिए अगर क्यू डॉट है, क्यू के ऊपर एक डॉट है तो उसकी यूनिट रहेगी वोट। अगर स्मॉल क्यू के ऊपर डॉट है तो उसकी यूनिट रहेगी वोट पर मीटर स्क्वायर। ये सिंबल की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर क्यू के ऊपर डबल डॉट है तो उसे हम लिखेंगे वोट पर मीटर क्यूब से। अब यहाँ पर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का क्या मतलब है, देखिए स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मतलब है अगर टेम्परेचर में चेंज ना हो, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर एट अ पॉइंट विद टाइम के साथ साथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर ना बदले, देन स्टेडी स्टेट कंडक्शन इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पर 65 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट पर 30 डिग्री सेल्सियस है। 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद देखो, अगर ये टेम्परेचर इतना ही रहता है तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन हम बोलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा टाइम के साथ साथ। देखिए यहाँ पर स्टेडी स्टेट के लिए क्या होगा, टेम्परेचर इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर टाइम का फंक्शन नहीं होगा, या फिर कह लीजिए टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो आएगा। और टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो है मतलब एनर्जी में, सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था हमारे पास, क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट, चेंज माइनस क्यू जनरेशन, इसमें ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास सिर्फ क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट इज इक्वल टू में माइनस का क्यू जनरेशन निकल कर आएगा। तो टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर जैसे कि आपके पास ये दे रखा है 3x² + 5y + 5z, ये अज्यूम्ड है। तो इसका जो टेम्परेचर अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करता हूँ, देखिए कहीं भी टाइम का वेरिएबल नहीं है, तो टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव किया जाए तो वो जीरो आएगा। तो मतलब क्या कि टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ हमारे पास रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। अगर आपको दे दिया जाए न्यूमेरिकल में स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, मतलब आपके पास एनर्जी इनपुट नहीं है, सिर्फ एनर्जी का आउटपुट होगा और एनर्जी का जनरेशन होगा, तो उस केस में इनपुट तो आपके पास जीरो हो गया। स्टेडी स्टेट है मतलब उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो एनर्जी में चेंज होगा वो भी जीरो हो गया, तो ये टर्म भी आपके पास जीरो हो गई। तो इस केस में बिना कोई हीट दिए और स्टेडी स्टेट है, तो इस केस में जितना आउटपुट होगा वही जनरेट होगा, जितना जनरेट हो रहा है सपोज की जितना जनरेट होगा वही आपका आउटपुट हो जाएगा, वही बाहर निकल जाएगा। तो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट एनी एनर्जी इनपुट में क्यू आउटपुट क्यू जनरेशन के बराबर होगा।
अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसे की जाती है सरफेस टेम्परेचर की। कोई न्यूक्लियर फ्यूल रोड है, उसके सरफेस टेम्परेचर की कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर ये रोड है जिसकी लेंथ आपको दे दी L और डायमीटर आपको दे दिया स्मॉल d। तो यहाँ पर देखिए फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड जो है वो जाएगा, तो यहाँ पर कन्वेक्शन का फिनोमिना होगा। हम क्या मानकर चलेंगे, अज्यूम द स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब कि सिस्टम की एनर्जी में कोई जीरो चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर हीट तो कहीं से डाल नहीं रहे हम लोग, जनरेशन ही हो रही है, तो बेसिकली हीट इनपुट भी ज़ीरो हो गया, सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्यू आउटपुट क्यू जनरेशन के बराबर हो जाएगा। अब ये आउटपुट कितना होगा, देखिए जनरेट होगा Q मल्टीप्लाइड बाय उसकी वॉल्यूम, तो Q डॉट डबल डॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और Q आउटपुट कितना होगा, Q आउटपुट होगा कन्वेक्शन के फॉर्मूले से, दैट इज एच ए डेल्टा टी। तो एच ए डेल्टा टी यानी कि एच बार, यहाँ पर देखिए एच बार ए डेल्टा टी। तो अब एरिया क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल रोड है, इसका एरिया कौन से फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में है, तो एरिया हो जाएगा पाई डी एल, और टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा टी डब्ल्यू माइनस का टी इन्फिनिटी, और ये एच बार, यहाँ से क्यू डॉट वॉल्यूम हो जाएगी पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल। तो ये जब आप इसको कैंसल आउट करते हो तो आपके पास एच बार की वैल्यू ये देखिए यहाँ से निकलेगी टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी इजिकल टू में क्यू डबल डॉट डी अपॉन में 4 एच बार। टी इन्फिनिटी को आप इधर ले जाओगे तो यहाँ से आप इजीली वॉल का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर है स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, कोई भी हीट का जनरेशन नहीं होगा। स्टेडी स्टेट है तो मतलब ई एस की वैल्यू जीरो हो गई, कोई भी हीट का जनरेशन नहीं हो रहा, क्यू जी की वैल्यू जीरो हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्यू इनपुट माइनस क्यू आउटपुट, एनर्जी सिस्टम की चेंजेस माइनस क्यू जनरेशन, ये पार्ट भी आपका जीरो हो गया, ये पार्ट भी आपका जीरो हो गया। तो ना तो कोई जनरेशन होगा और ना ही कोई चेंज होगा, तो जितनी आएगी उतनी ही बाहर चली जाएगी। 10 वोट की अगर अंदर आ रही है तो 10 वोट की ही बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर Q इनपुट Q आउटपुट के बराबर होगा, कब, जब स्टेडी स्टेट हो, कोई भी हीट का जनरेशन ना हो। अब यहाँ पर देखिए वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन, वन डायमेंशन हीट कंडक्शन, यहाँ पर देखिए हीट इज गेटिंग कंडक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन में ही हीट का कंडक्शन हो रहा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो एग्जिस्ट करेगा वो भी सिर्फ वन डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ये होता है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन का मतलब। यहाँ पर देखिए इफ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट इन वन डायरेक्शन ओनली, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग एंड हीट कंडक्शन टेक्स प्लेस इन दैट डायरेक्शन ओनली। उस अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम हीट कंडक्शन, वन डायमेंशन हीट कंडक्शन एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। वन डायमेंशनल या फिर एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट ओनली इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर इसी डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, इस डायरेक्शन में नहीं करता। या फिर प्लेन ऑफ पेपर जो आपकी तरफ आ रहा है या आप प्लेन इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है, वहाँ पर आपके टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए वन डायमेंशन के लिए आप क्या लगाओगे रूल, फॉर वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन हीट कंडक्शन टेम्परेचर इज ओनली वन डायमेंशन, एक्स का फंक्शन है, वाई और जेड का फंक्शन नहीं है, तो कर्ली टी बाई कर्ली वाई आपका जीरो हो जाएगा, कर्ली टी बाई कर्ली जेड आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन एक डायमेंशन कर्ली टी बाई कर्ली एक्स आपका जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकलता है, जो टेम्परेचर होता है देखिए वो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है, लेकिन अगर वन डायमेंशन है तो आपका कर्ली टी बाई कर्ली वाई जीरो हो गया, कर्ली टी बाई कर्ली जेड भी जीरो हो गया, सिर्फ क्या बच गया, और ये कर्ली टी बाई कर्ली टी भी जीरो हो गया, क्योंकि आप स्टेडी स्टेट लेके चल रहे हो, टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। तो इस केस में वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन जो कि सिर्फ एक्स का फंक्शन है, आप पार्शियल डेरिवेटिव से सिंपल डेरिवेटिव ले सकते हो, कर्ली टी बाई कर्ली एक्स की जगह आप डी टी बाई डी एक्स ले सकते हो वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन स्टेडी स्टेट के लिए। तो आप कर्ली टी बाई कर्ली एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास कंक्लूजन यही निकल कर आता है, वन डायमेंशन एक्स डायरेक्शन स्टेडी स्टेट कंडक्शन के लिए जो कर्ली टी बाई कर्ली एक्स होता है आप उसे डी टी अपॉन में डी एक्स भी लिख सकते हो, सिंपल डेरिवेटिव करके भी लिख सकते हो। तो ये होता है आपका वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन के लिए। जो वन डायमेंशन
स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, उस केस में हीट जनरेशन नहीं हो रहा तो आपका स्टेडी स्टेट है, तो आपका ES तो वैसे ही आपका जीरो हो गया, चेंज इन थर्मल एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी में चेंज नहीं होगा, जनरेशन भी जीरो है तो इनपुट आउटपुट के बराबर होगा। तो इस केस में अगर 10 वोट की अंदर आ रही है तो 10 वोट की ही बाहर जाएगी। कोई भी सरफेस उठा लो, यहाँ भी 10 वोट, यहाँ पर भी 10 वोट, यहाँ पर भी, जितनी आई है उतनी ही आगे ट्रांसमिट करती हुई बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में आपका जो Q डॉट एक्स है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। Q डॉट एक्स आपका कॉन्स्टेंट, हीट फ्लो रेट आपका क्या सा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास, फॉर वन डायमेंशन या कह लीजिए एक्स डायरेक्शन, जो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन, हीट कंडक्शन रेट विद इन द मीडियम इज कांस्टेंट। हीट कंडक्शन का जो रेट हो रहा है, जिस रेट से हीट फ्लो कर रही है, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा फॉर वन डायमेंशन स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन विदाउट हीट जनरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है।